बेबाक बातें। बड़ों को प्रणाम, छोटों को दुलार और बाकी सभी को सादर नमस्कार। मैंने पिछली बार दस्तक देते रहेंगे पुस्तक पर परिचर्चा की थी और उस पुस्तक की विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और किताब की जानकारी के साथ, जिसका शीर्षक है बेबाक बातें। ये किताब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के द्वारा सामयिक विषयों पर दिए गए कुछ प्रेस संवादों का संकलन है। किताब के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में बिहार की राजनीति में प्रवेश किया था। वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बने। उनके उत्कृष्ट योगदान को संपूर्ण देश याद रखता है और वे राजनीति में एक प्रखर राष्ट्रीय नेता के रूप में सम्मानित हुए हैं। उनके बारे में इससे ज़्यादा कुछ और कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा, इसलिए अब सीधा पुस्तक पर आता हूँ। इस पुस्तक पर एक खूबसूरत सा आवरण है, एक कार्टून चित्र का, जिसे बनाया है राजेश कुमार जी ने, जो भारत सरकार में उच्च पद पर हैं। इस किताब का संपादन डॉक्टर शिप्रा मिश्र ने किया है। डॉक्टर शिप्रा मिश्र एक प्रबंधन सलाहकार हैं और कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वे एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के बारे में ये कहा जाता है कि न्याय के लिए वे अपने पार्टी के भी खिलाफ बोल जाते थे और देश हित की बात हो तो वे अपने विरोधी का भी गुणगान करते नहीं थकते थे। इसलिए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र द्वारा दिए गए प्रेस संवादों का संकलन करके इस किताब का नाम रखा है बेबाक बातें। चाहे पद पे रहे हों या राजनीति से संन्यास लिया हो, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने अपने चिंतन की ऊर्जा और सक्रियता को कभी शिथिल नहीं होने दिया। 1968 से लेकर 2019 तक वे राज्यपरक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों पर अपने मंतव्य अभिव्यक्त करते रहे। उनके सक्रिय जीवन ने उनके चिंतन और लोक सेवा भाव दोनों ही में इन्हें एक कालजयी विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है। वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक निर्भीक राजनेता के रूप में समसामयिक घटनाओं पर अपने विचार समाचार पत्रों में वक्तव्यों के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहे। उनके संवादों में चिंतन की व्यापकता और गहराई नज़र आती है। यदि आप एक गंभीर पाठक हैं और देश के समसामयिक मुद्दों पर विचार करना चाहते हैं तो यह पुस्तक आप ही के लिए है। इसे पढ़कर आपको ये जानने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी कि डॉक्टर मिश्र 20वीं और 21वीं शताब्दी में देश के कुछ सजग चिंतकों में से एक थे। एक विशेष बात इस संकलन की ये भी है कि इसमें विविध विषयों का समावेश है, इसलिए पाठकों के लिए इसे 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कुछ बेबाक विचार, सामाजिक न्याय है आवश्यक, अल्पसंख्यकों की ना हो अवहेलना, शिक्षा की ना हो अनदेखी, राजपथ के मुद्दे, अर्थतंत्र की चुनौतियाँ और बदलाव जो ज़रूरी है। 21वीं सदी के दूसरे दशक में जब देश में राजनीतिक विकृति आने लगी, तब वे काफ़ी गंभीर हो गए और मंतव्य दिया कि अगले 50 वर्ष कैसे होंगे। अगर अभी नहीं चेता गया तो राजनीतिक ढांचा क्रमशः और विकृत होगा, हिंसा का दौर और व्यापक होगा, असंतोष, अशांति और संवैधानिक व्यवस्था के शत विक्षत होने की संभावना है तथा परिणाम भयानक और घातक होने वाला है। कहीं गांधी का भारत हिंसा का भारत न बन जाए। ये बात सभी को पता है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश करके उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिलवाया था। उनका प्रेम सभी भाषा के लिए समान था और वे चाहते थे कि सभी भाषा को उचित अधिकार मिले। इसलिए बिहार के विभूतियों के नाम जब पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब उन्होंने ये संदेश दिया था कि हमें प्रशासनिक हिंदी को सिर्फ अनुवाद की भाषा नहीं बनाना है,
बल्कि सभी कर्मचारी को हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप मौलिक रूप से राजकीय कार्य करना आना चाहिए। शासकीय कार्य में अनुवाद की भाषा प्राय छद्म भाषा लगती है। जब तक तमाम अधिकारी सभी राजकीय कार्यों का निर्वाह विवेक के अनुसार हिंदी में नहीं करते, तब तक बाहरी भाषा का प्रचलन चलता रहेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब मैथिली को 8वीं सूची में शामिल करने की घोषणा की थी, तब डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए थे और संदेश दिया था कि जहां बिहार की मौजूदा सरकार ने मैथिली को बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित भाषाओं की सूची से हटाकर मैथिली के साथ अन्याय किया है, वहीं प्रधानमंत्री जी ने मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करके मैथिली भाषा भाषियों को सम्मानित और लाभान्वित किया है। सभी भारतीय भाषाओं के प्रति उनका एक समान प्रेम था। इसलिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेश्वर जी ने संस्कृत के विरुद्ध जब अपमानजनक बातें कही थी, तब वे बहुत दुखी हो गए थे। तब उन्होंने गांधी जी के उस विचार की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया था कि प्रत्येक भारतीय को थोड़ी ही सही पर संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। डॉक्टर साहब का विचार था कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी का प्रचार प्रसार केंद्र का कर्तव्य है। हिंदी को समृद्ध करने के लिए संस्कृत से शब्द लेने के संवैधानिक निर्देश हैं। इसके बावजूद एक संवैधानिक प्रमुख संस्कृत को अपमानित कर रहे हैं। संस्कृत का अपमान भारतीय आत्मा का अपमान है। इसी क्रम में संस्कृत दिवस पर हमें उनके संस्कृत प्रेम का आभास होता है, जब डॉक्टर साहब ने कहा था कि संस्कृत वस्तुतः एक ऐसी भाषा है जिसका भारत की किसी भी भाषा के साथ कोई विरोध नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते डॉक्टर साहब का शिक्षा और शिक्षकों के प्रति विशेष लगाव था। वो ये मानते थे कि शिक्षा ही विकास की आधारशिला हो सकती है। बिहार के विकास का सपना भी तभी पूरा होगा जब आधारभूत संरचना शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर होगा। उनका एक लेख है समान शिक्षा के नाम से, जिसमें वे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर बल देते हैं। उनके विचार से स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार सिर्फ संगठनिक परिवर्तन से संभव नहीं है। हिंदी भाषी और अन्य राज्यों में भी स्कूली शिक्षा में भारी वित्तीय निवेश की ज़रूरत है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग द्वारा पठन पाठन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार किए जा सकते हैं। शिक्षकों व विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट देकर उस पारंपरिक शिक्षण प्रणाली को तिलांजलि दी जा सकती है जो बच्चों को रट्टू तोता बनाती है। ये प्रौद्योगिकी महंगी ज़रूर है, किंतु इन राज्यों के बच्चों को अन्य राज्यों के बच्चों के समकक्ष बनाने के लिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा वे चाहते थे कि शिक्षकों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। वो ये भी महसूस करते थे कि विश्व भर में मुस्लिम चरमपंथ की वृद्धि का एक कारण वैज्ञानिक शिक्षा की कमी है। उनका मानना था कि हम आज विज्ञान के दौर में जी रहे हैं। युवा मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा से लैस होना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है ताकि वे धार्मिक कट्टरवाद से बच पाएं। वे इस बात के पक्षधर थे कि उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर हो। उनके एक कथन से हमें ये पता चलता है कि वो संस्कृत विद्यालयों को सुदृढ़ करने के पक्षधर थे, क्योंकि संस्कृत भाषा भारत के मूल में रही है और इसके बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्वविद्यालयों के प्रबंधन पर उनका विचार था कि सरकार और कुलपतियों के बीच टकराव अनावश्यक है। भले ही संविधान में कार्यपालक की शक्तियां औपचारिक रूप से राजभवन में निहित हैं, परंतु राज्यपाल के सभी कार्यों का निर्वहन मंत्री परिषद की सलाह पर होता है और मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसलिए मुख्यमंत्री का परामर्श बंधनकारी है। इस ढांचे के तहत सरकार और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के बीच टकराव हो सकता है। वे मानते थे कि शिक्षा में पारदर्शिता, सहभागिता और जवाबदेही शामिल करना आवश्यक है और शिक्षा जनोन्मुखी होनी चाहिए।
उनकी चिंता ये थी कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विस्तार न केवल ठहर सा गया है बल्कि उसका स्तर गिरता जा रहा है। इसलिए उनका मानना था कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में अगर सुधार नहीं किया गया तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित प्रोफेशनलों की भारी कमी हो जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनके लेख में बहुत गहराई नजर आती है। डॉक्टर मिश्रा की लेखनी की एक बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी कलम अच्छा काम करने वालों की प्रशंसा करते नहीं थकती थी, चाहे वो उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी का हो या विरोधी पार्टी का। वहीं दूसरी ओर उनकी कलम उसकी भर्त्सना भी करती थी जिसके कार्य में डॉक्टर साहब को राष्ट्र का अहित नजर आता था। श्री वाजपेयी जी की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी जब उन्होंने मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की घोषणा की थी। उनका ये भी मानना था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का देशवासियों के हृदय में एक विशिष्ट स्थान है। उनकी दृष्टि में श्रीमती गांधी ने गरीबी के विरुद्ध संघर्ष को सद्भाव के रूप में न देखकर दायित्व के रूप में देखा है। डॉक्टर साहब के अनुसार इंदिरा गांधी की दृष्टि के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत में शक्तिशाली स्वदेशी आधार निर्मित किया गया। डॉक्टर साहब के अनुसार राजीव गांधी भी एक स्वच्छ छवि के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के देश के प्रति महत्वपूर्ण योगदान की वे सराहना करते थे, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था तथा विदेश नीति की धारा बदल दी। वे वाजपेयी जी के बारे में कहते थे कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कोशिश की थी कि विदेश नीति के मामले में पक्ष और विपक्ष के बीच कोई बड़ा मतभेद न हो। सोनिया गांधी जी की सराहना करते हुए उन्होंने लिखा है कि वो एक ऐसी पहली नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी और कांग्रेस को एक अलग चेहरा दिया। राहुल गांधी जी को उन्होंने अपने संवाद से ये सलाह दी थी कि उन्हें खुद को मीडिया और पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध रखना होगा और इसी से पार्टी में प्राण फूंके जा सकेंगे। मोदी सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार उन्होंने सोशल सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। डॉक्टर साहब अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते थे, वहीं दूसरी तरफ वे किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी राजनीतिक या सरकारी तंत्र अथवा सरकारी प्रक्रिया की आलोचना करने से भी नहीं चूके, किंतु उनका विश्वास था कि लोकतंत्र में आलोचना की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। देश में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस में परस्पर विरोधी विचारधाराओं के लिए गुंजाइश है और होनी भी चाहिए, परंतु उदारता, विनम्रता और सहनशीलता के विरुद्ध एक भी शब्द बोलने से सभी दलों को बचना चाहिए। मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि अतीत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों में आत्मविश्वास भी भरता है, लेकिन राष्ट्रीय महानता अतीत का बखान करने से नहीं आती। राष्ट्रीय महानता के लिए गरीबी हटाना ज़रूरी है और आर्थिक रूप से मजबूत होना भी ज़रूरी है। बिहार के लिए उन्होंने कहा था कि बिहार में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। अधिकारी वर्ग की क्षमता भी कुशल नहीं है। बिहार का शासन बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जिसके चलते निर्णय लेने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा पड़ती है। उनका ये भी मानना था कि बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि बिहार में अभी भी राष्ट्रीय औसत से प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। वे पिछड़ेपन और विकास को देश का असली मुद्दा मानते थे। उनका मत था कि सिर्फ एक गलत कदम से हमारी ऐतिहासिक प्रक्रिया रुक जाएगी और बिखराव आ जाएगा। धर्म के चोले में सांप्रदायिकता तबाही ला सकती है। राष्ट्रवाद का तकाजा है कि हम सांप्रदायिकता की चुनौती का आंखों में आंखें डालकर सामना करें। जब भारतीय खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर बहस चल रही थी, तब उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। उनका मानना था कि जब बाज़ार पर कुछ बड़ी कंपनियों का नियंत्रण हो जाता है
तो वे बाजार को अपने अनुकूल चलाने की कोशिश करते हैं। इसका खामियाजा छोटे छोटे कारोबारियों को उठाना होगा, क्योंकि बड़ी कंपनियों की पूंजी और संसाधन का वे अपने सीमित संसाधनों के बल पर सामना नहीं कर पाएंगे और इसका प्रतिकूल असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। न्यायालयों में लंबित मुकदमों पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि न्याय पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों में सभी रिक्त पद बिना देरी के भरे जाएं। उच्च न्यायालय के खंडों का गठन होना चाहिए ताकि मुकदमों का निस्तारण तेजी से हो। उनका मानना था कि कर्ज माफ़ी जैसे उपाय किसानों की हालत सुधार करने में तो नाकाम होते ही हैं, ऊपर से बैंकिंग व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे ऐसे लोगों पर भी संकट की स्थिति उत्पन्न होती है जो कर्ज लेकर उसे ईमानदारी से चुकाने की चाहत रखते हैं। कर्ज माफ़ी जैसे कदम एक संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनका विचार था कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजनीतिक लाभ हानि की चिंता किए बिना मिलकर काम करना होगा। उनकी मांग थी कि किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि खेती भी वैसा ही एक व्यवसाय है जैसा कि अन्य व्यवसाय। जैसे अन्य व्यवसाय में न्यूनतम आय सुनिश्चित होती है, वैसे ही किसानों को भी एक अनुशंसित आय क्यों नहीं दी जा सकती। डॉक्टर साहब राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि भारत को विचारनिष्ठ और ध्येयनिष्ठ राजनीतिक दल चाहिए जो देश हित में कार्य कर सकें। उन्होंने पिछड़ों और दलितों को भ्रमित करने वाली राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जातिगत विद्वेष की राजनीति के विरुद्ध उन्होंने निर्भीक होकर कहा था कि सामाजिक न्याय के नाम पर सवर्णों के विरुद्ध विद्वेष सिर्फ मिथ्या प्रचार पर आधारित है। समाज को जोड़ने का एक ही तरीका है कि विकास की राह पर सब कदम से कदम मिलाकर चलें। दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का हनन नहीं हो। जब सभी मिलकर काम करेंगे तभी देश मजबूत होगा। उनकी कही गई बेबाक बातों में कई संदेश हैं, जिनकी मूल भावना है कि देश और समाज की प्रगति हो। तत्कालीन घटनाओं पर उनके विचारों की अनदेखी करना बहुत मुश्किल था। उनके वक्तव्य में किसी के प्रति ना कभी अनादर रहा और ना विद्वेष। उनके चिंतन के बहुव्यापी आयाम में लोकतंत्र पूरी तरह से परिलक्षित हो जाता है। उनके विचारों में उनके चिंतन की गहराई, एक शिक्षक की सूझबूझ, एक अर्थशास्त्री का पैनापन, लोक कल्याण के लिए सचेष्टता और दलितों वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पण सब झलकता है। किसी भी काल में विविध विषयों पर हमारे दिलो दिमाग में यकीनन एक प्रगतिशील प्रभाव डालती रहेंगी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की बेबाक बातें।